धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हमने पहला पढ़ लिया था, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया और धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया पढ़ लिया था। तीसरा पॉइंट है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः हाइड्रोजन से क्रिया नहीं दर्शाती, मतलब सामान्य धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती, परंतु कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये जो होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ संयोग करती हैं। यही कुछ धातुएं जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करके धात्विक लवण के समान ठोस यौगिक अर्थात हाइड्राइड का निर्माण करती है। मतलब सोडियम जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके NaH मतलब सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। पोटेशियम भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। लेकिन जो प्रायः सामान्य धातुएं होती हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को छोड़ के जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं दर्शाती। ये था धातुओं के हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब चौथा है धातुओं की तनु अम्लों के साथ क्रिया। धातुओं की तनु अम्लों के साथ क्रिया। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्ल, मतलब जैसे हो गया हमारा HNO3, H2SO4, मतलब तनु जो होते हैं तनु अम्ल, HCl का तनु विलयन उन सब के साथ अभिक्रिया करता है। धातुएं जो होती हैं वो शांत अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि ये खतरनाक होता है, इससे जलने की संभावना होती है। तो धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाती हैं। धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्ल से क्रिया करके तनु अम्लों से क्रिया करके लवण, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो धातु में हम ले लेते हैं, धातु में हम ले लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले सकते हैं। तो धातु हो गया हमारा सोडियम की क्रिया हम तनु मतलब तनु HCl से कराया, तो धातु क्लोराइड मतलब NaCl और H2 गैस मुक्त होगा। और दूसरा कोई धातु ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, या फिर मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ, मतलब H2SO4 के तनु विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो MgSO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O का निर्माण होता है। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, मतलब लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। ये था धातुओं के तनु अम्लों के साथ क्रिया। एक और ले लेते हैं धातुओं की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, मतलब Mg प्लस नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 के साथ क्रिया। HNO3 से क्रिया करके MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट
प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ये थी धातुओं के तनु अम्लों के साथ क्रिया। अब धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अगला पॉइंट हमारा धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की क्लोरीन के साथ क्रिया। तो धातुएं जो होती है वो धातु तथा क्लोरीन की परस्पर क्रिया द्वारा आयनिक क्लोराइड का निर्माण होता है। मतलब जो धात्विक क्लोराइड बनते हैं, मतलब धातु जब क्लोरीन से क्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाती हैं तो धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से निर्मित धनायन तथा क्लोरीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से निर्मित ऋणायन के मध्य परस्पर आकर्षण द्वारा धातु क्लोराइड बनते हैं। मतलब जब धातु क्लोरीन से क्रिया करता है तो धातु क्लोराइड बनाता है, और जब धातु क्लोराइड बन जाते हैं तो जब धातु के द्वारा परमाणु का इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने से निर्मित जो धनायन होता है तथा क्लोरीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो उससे निर्मित जो ऋणायन होता है उन दोनों के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, तो जिससे सामान्यतः धातु क्लोराइड ठोस होती हैं। पहले लिखते हैं धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके धातु क्लोराइड का निर्माण करती है। मतलब ये मेटल हो गया, क्लोरीन के साथ क्रिया करके MCl2 बना दिया, मतलब धात्विक क्लोराइड या धातु क्लोराइड का निर्माण करते हैं। धातु में हो गया हमारा सोडियम प्लस Cl2 जो मिलके NaCl का निर्माण कर लेता है, मतलब सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। अब अगला है छठवां, धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की लवण विलयनों के साथ क्रिया। जब कोई धातुओं की जब लवण के विलयनों के साथ अभिक्रिया की कराई जाती है तो उसमें कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन में अधिक सक्रिय धातु को डाला जाता है। मतलब जो कम सक्रिय वाले धातु के लवण के विलयन होंगे उनमें अधिक सक्रिय धातु को डाला जाता है। तो जो अधिक सक्रिय धातु होगा वो अपने से कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देगा। मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया की भांति कार्य करेगा, जिसमें से अधिक सक्रिय वाला धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता था। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक धातु कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट का विलयन बनाती है और विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है तथा जिंक की छड़ पर कॉपर भूरे अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 जब जिंक के साथ क्रिया करता है तो जिंक जो होता है मतलब अधिक क्रियाशील वाला तत्व अधिक सक्रिय धातु के लवण का विलयन जो होता है, लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है। मतलब जो जिंक होगा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो ZnSO4 बना लेगा
प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाएगा। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जिंक के साथ क्रिया कराया जाए तो जिंक जो होता है वो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये पहले चैप्टर में था। तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अवक्षेप के रूप में नीचे बन गया, और जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था वो हल्का हो जाता है। जिंक की क्षण पर कॉपर भूरे अवक्षेप के रूप में, मतलब कॉपर जो होता है वो भूरे रंग के अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठ जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। मतलब जिंक जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है, क्योंकि इसी ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अगला एग्जाम्पल है FeSO4 प्लस Zn। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। ऐसे ही दूसरा है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। मतलब सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ क्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट व सिल्वर बनाता है, जिसमें कॉपर Ag से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि कॉपर ने ही Ag को विस्थापित कर दिया और कॉपर को Ag को विस्थापित करके कॉपर ने Ag का स्थान ग्रहण कर लिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि कॉपर जो होता है वो Ag से अधिक क्रियाशील वाला धातु है, तत्व है।